हेलो लवली लिसनर्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर सही समय पर एक बार फिर अपने वादे के अनुसार पूजा हाजिर है, लेकर एक खास मुहिम, एक खास पहल यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन की। जी हाँ दोस्तों, ये खास प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आप देश में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान और कोविड-19 से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। इस खास प्रोग्राम को हम सीरीज में आपके लिए लाए हैं, जिसमें पहले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं कोविड-19 बीमारी के बारे में, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगले सेकेंड एपिसोड में, जो कि आज है, मैं आपको बताऊंगी कि वैक्सीनेशन और उसके क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में। और हम ही नहीं, हमारे साथ बहुत सारे यंग वॉरियर्स भी जुड़े हैं, हमारे साथ बेहतरीन एक्सपर्ट जुड़े हैं, जो आपको कोविड-19 से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी और हमारी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके और हमारे मन में सवाल हैं, भ्रांतियां हैं, उनकी सही और सटीक जानकारी देंगे। कोविड-19 के टीकाकरण से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम शेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये दोहरा कर बताना चाहती हूँ कि ये खास कार्यक्रम लेकर आया है यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन, जिसके साथ हम जुड़कर आप तक पहुँचा रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं हम बात करेंगे डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह चंदेल से। सबसे पहले जो हैं सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर WHO, बहुत सटीक जानकारियां वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद हमारे साथ होंगे 2 यंग वॉरियर। तो चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर WHO डॉक्टर BS चंदेल जी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर हम तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह चंदेल जी का, जो है सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर WHO। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो पर। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग। इट्स अ प्लेजर डॉक्टर साहब। और जब आप सभी को वैक्सीनेशन इतना प्रोवाइड करा रहे हैं और सभी को प्रमोट कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए, तो आज हम चाहते हैं कि हमारे रेडियो के माध्यम से जन जन को आप समझाएं बहुत ही साधारण से शब्दों में कि वैक्सीनेशन इस कोविड-19 महामारी में कितनी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम। बेसिकली ये जो सवाल है काफी इम्पोर्टेंट है, और हर आदमी जानना भी चाह रहा है कि ये खत्म कैसे होगा। ये शुरू तो हो गया है कोविड, हर आदमी का एक ही सवाल होता है, भाई ये कब खत्म होगा, थोड़ा सा ये बताओ। तो इसका एक ही इलाज है। देखो, एक तो चीज है जिनकी हम बाकी कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं इनको अपनाएं, हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और आपका बार बार हाथ धोना, इससे वायरस हमारे एक से दूसरे में फैलना कम होगा। लेकिन वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए जैसे पोलियो खत्म किया, इस तरीके से वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन जब लगती है तो बॉडी में जो वायरस चल रहा है उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी बनती है, उसको नष्ट करने की ताकत शरीर में आती है, जिससे कि वायरस अगर शरीर में जाता है तो वो नुकसान नहीं करता, वो आपको हॉस्पिटलाइज होने नहीं देगा, वो आपको ऐसी स्थिति में नहीं ले जाएगा कि आप ज्यादा बीमार हो जाए। तो वो वायरस आपकी बॉडी से आगे नहीं जा पाता फिर, क्योंकि वो वहाँ पे मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि वो एक से दूसरे में जा पाए। तो ये डेड एंड टाइप क्रिएट करना पड़ता है, ये वैक्सीनेशन उसमें काफी हेल्प करता है। तो 2 तरीके हैं। एक वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीन नहीं लगेगी तो आप जो भी जिस व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं लगी है वो प्रोन होता है, वो मतलब उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस तो ज्यादा होता ही होता है। दूसरा, उसको सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब गंभीर जो आउटकम आने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन से ही ये हम खत्म कर पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन लगाते जाएंगे, जितने लोग वैक्सीनेट होते जाएंगे उतने लोग सुरक्षित होते जाएंगे। धीरे धीरे करके हम सारे लोगों को सुरक्षित कर लेंगे, तो वायरस कितना भी बना रहे फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन हेल्प कर रहा है जी। इसीलिए कोविड टीके की जरूरत हम सभी को है, क्योंकि ये कोविड का संक्रमण जो है ये अपना म्यूटेंट इम्प्रूव कर करके बार बार आ रहा है। लेकिन अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे वैक्सीनेशन से, तो हम भी बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, अगली बात मैं जानना चाहूंगी कि इस टीके की जरूरत सबसे ज्यादा किन किन लोगों को है? ये भी काफी अच्छा सवाल है और काफी कॉमन चीज है। इसमें टीके की जरूरत है किसको पे? आपने देखा होगा जब प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ था तब सबसे ज्यादा, मतलब जब हमारे पास चीज कम होती है तो हम पहले प्रायोरिटाइज करते हैं कि भाई किसको ज्यादा जरूरत है। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने बोला था कि जो सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स या मेडिकल डॉक्टर्स जो सीधे सीधे कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे थे, जिनमें ट्रांसमिशन रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा थी, पहले उनको दिया गया क्योंकि वो हाई रिस्क में थे।
दूसरा उनको दिया गया जो पहले तो 50 से ऊपर आया था कि जो ओल्ड एज लोग हैं, फिर उनमें से क्राइटेरिया बनाया गया कि जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जिनको कोई बीमारी है उनको दिया जाए, कैंसर है, क्योंकि उनमें अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें जो मृत्यु दर बहुत ज्यादा देखी गई। अभी तक जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी डाटा है, अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से मैं आगरा की अगर बात करूँ तो हमारे अधिकतर कोमॉर्बिड जिनको बोलते हैं, जिनमें कोई बीमारी होती है और उनमें इन्फेक्शन हो गया तो उनको बोलते हैं कोमॉर्बिड, उनमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। तो इसलिए जो लोग, अभी तो गवर्नमेंट ने ये भी ऐड कर दिया कि गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाया जाएगा, ये अभी इसका अप्रूवल मिल गया है और वो भी शुरू होने वाला है, ये उसकी ट्रेनिंग से भी चल रही है। लेकिन जो लोग प्रेग्नेंट है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या कोई और अन्य बीमारी है, उनको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो हाई रिस्क में है। एक नॉर्मल आदमी जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो हाई रिस्क में नहीं है, वो तो फाइट कर सकता है, लेकिन जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होती है इस इन्फेक्शन से सीवियरिटी बढ़ने की, कैजुअलिटी होने की, इसलिए हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं उसको। और उनमें वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन से कोई ऐसी चीज नहीं कि डायबिटीज बढ़ जाएगी आपकी या ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा या कुछ और, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। एक नॉर्मल बॉडी जो रिएक्ट करती है वैक्सीनेशन के बाद से नॉर्मल आदमी, उसी तरीके से एक कोमॉर्बिड बंदा जो भी होता है उसकी भी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। और उसमें अगर एक बार एंटीबॉडी बन गई तो कोविड इन्फेक्शन होने से जो हार्ट की बीमारी में या किसी बाकी बीमारी में जो उठाव आ जाता है या कभी कभी बढ़ जाती हो तो वो रुक जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को है जिनके साथ कोई न कोई बीमारी इस टाइप से लगी हुई है। डॉक्टर साहब, अगर व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे वैक्सीनेशन कराना है तो मुझे आराम से वैक्सीनेशन कहाँ मिल सकता है, ये टीका कहाँ उपलब्ध होता है? बेसिकली हम लोग इसमें पिछले जनवरी से 2021 से स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग में लिमिटेड जगह थी, जैसे पीएससी सीएससी पे भी नहीं था, ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज में होता था और लेडी लाल हॉस्पिटल में हमारे आगरा में होता था। इसके बाद उसको प्लान किया गया तो आज की तारीख में हर सीएससी पीएससी पे और शहरी क्षेत्र में यूपीएससी बनाई गई, अर्बन पीएससी बनाई गई हैं, जो कि 30 पीएससी है और 33 प्लानिंग यूनिट है। मतलब हमारे यहाँ टोटल मिला के अगर देखा जाए तो ये तो फिक्स आइडिया डेली चलती है। संडे को भी यहाँ पे वैक्सीनेशन होता है, लेकिन सबसे और अभी आज कल का रिकॉर्ड है आगरा का 60,000 टीका एक दिन में लगाने का। अब आप सोचो, तो वो इन पीएससी के अलावा उन्होंने और भी हर मोहल्ले में हर जगह पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो हमारा आगरा का जो डाटा है वो 60,000 लोगों का लगा है। तो ये एक चीज नहीं, ये सारे आउटरीच में जा के लगा रहे। पहले लिमिटेशन था कि पहले डर था कि भाई अब अकेले ऐसे लगा कहीं भी कैंप नहीं लगा सकते, लेकिन आज की तारीख में कितने महीनों से टीकाकरण हो रहा है, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई, ना ऐसा कोई साइड इफेक्ट आया, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया। अब लोग इतनी जल्दी आते हैं। तो इसका सबसे सही तरीका है आप अपना मोबाइल खोलें, उसमें कोविन ऐप या गवर्नमेंट की जो साइट दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की covid.go.in में जाके, या आरोग्य सेतु ऐप है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर ले तो आपको इजी होगा। आप वहां तक जाओगे, आपको सिर्फ एक नंबर दिया जाएगा, कोड वर्ड आता है उसमें, वो आपको बताना है वहाँ पे, और आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है। तो रजिस्टर करने के बाद क्या होता है कि आपकी वैक्सीन, आपका डोज सुरक्षित हो जाता है। आप वहाँ जाते हो आपको मिल जाता है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के जाओगे, 18+ में तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अभी, 45+ में आप वॉक इन कर सकते हैं, 18+ में। लेकिन आज की तारीख में किसी भी सीएससी पीएससी में कोई वापस किसी को नहीं भेजता, किसी करके स्पॉट पे रजिस्ट्रेशन करके या कैसे करके वो कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम बहुत लगता है, फिर भीड़ हो जाती है। तो आप ज्यादा बेटर है कि कोविन ऐप से अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, अपना स्लॉट ले लें, आपको एक नंबर मिल जाएगा, और जिस जगह पर आपको स्लॉट मिला वहाँ पे आप समय से जाएं और वो कोड नंबर आप उनको बता दें, और वो आपको, मतलब उसमें से मुश्किल से 3 मिनट लगते हैं। बहुत ही सरल तरीका आपने हमारे श्रोताओं को बताया है। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि आज के समय पर किस तरह के टीके उपलब्ध हैं? ये भी काफी लोगों की क्वेरीज देती है। आज की तारीख में हमारे जो आगरा में जो है, हमारे पास शुरू से कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन हैं, और दोनों ही में अभी तक कोई ऐसा एडवर्स इवेंट रिपोर्ट नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा। कितने लोगों को अभी तक हम लगा चुके हैं? 10 लाख करीब लोगों को हम एक डोज तो दे ही चुके हैं आगरा में, और हमारी पॉपुलेशन है 44 लाख एज पर 2011 सेंसस, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख है। तो हम 10 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। मान के चल रहा हूँ मैं 20% लोग तो वैक्सीनेट हो ही चुके हैं, और 2 ही वैक्सीन है। ये स्पुतनिक का नाम अभी चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट में आ चुका है, बट वो हर जगह डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि इतनी सप्लाई नहीं है अभी। तो 2 वैक्सीन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सेटअप में, एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। मैंने खुद में कोविशील्ड लगवाई है। तो लोग आजकल लोग सोचते हैं कि साहब कोवैक्सीन अच्छी है या कोविशील्ड अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन होती है जिसका असर बॉडी में जो एंटीबॉडी क्रिएट करे वो बेटर है, लेकिन अगर एफिकेसी देखा जाए तो दोनों वैक्सीन में
अच्छी एफिकेसी है और जो असरदार है, इसीलिए इसको ऑथराइज किया गया है। तो इसमें 2 वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, दोनों जो जिसको मिल रहा है वो उसको ले समय से। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट कर लेंगे, किसी वैक्सीनेशन से कर लें, लेकिन जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट कर लेंगे ना, उतनी जल्दी हम ये जो हमारा सिस्टम है ना, हमारा पूरा जकड़ गया है कि भाई साहब यहाँ नहीं जा सकते, स्कूल बच्चों के स्कूल बंद हैं, सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही है, सब वापस नॉर्मल आने में वैक्सीनेशन इज मस्ट। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने कि इन बातों को लेकर बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, बहुत सारी लोगों को भ्रांतियां हैं, और ऐसे में आपकी और हमारी ही ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक सच और सही और सटीक जानकारी पहुंचाएं, जो कि हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अगला सवाल डॉक्टर साहब मैं ये करना चाहूंगी आपसे कि जैसा कि आपने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन बहुत ही इजीली और फ्री अवेलेबल हैं, जल्द से जल्द इन्हें लगवाएं। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन वैक्सीनेशन को कब लेना है, कितनी बार ये टीका लगता है, किस तरह लगता है? हाँ, लोगों को पता हो गया है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को शुरू में नहीं पता था कि पहले कोई भी वैक्सीन हो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, रूटीन इम्यूनाइजेशन में जो बच्चों को भी वैक्सीन लगती है, एक वैक्सीन का शेड्यूल होता है कि भाई 2 डोज लगनी है या 3 पेंटावेलेंट जैसे बच्चों में लगती है 3 डोज लगती है। जो जिनके बच्चे हैं छोटे, जिनके 1 साल से छोटे बच्चे होंगे, वो पेरेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि वो वैक्सीनेशन करवाते हैं, उनको पता होता है एक सारी चीजें। तो जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन का इनका थोड़ा सा शेड्यूल अलग है कि इनके दोनों के 2 डोज लगने हैं। कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो कोविशील्ड में हमारे जो डिफरेंस होता है 84 डेज का होता है। कि ऐसा नहीं कि वैक्सीन नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं कि साहब वैक्सीन नहीं है इसलिए इन्होंने दिन बढ़ा दिए, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं कर सकते, पॉलिसी ऐसी नहीं आ सकती जब तक उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ना हो। तो ये देखा गया कि कोविशील्ड का 2 डोज के बीच में कम से कम हम 84 डेज का गैप कर सकते हैं और तब उसकी एफिकेसी और अच्छी आती है। तो कोविशील्ड में 84 डेज एंड कोवैक्सीन में 28 डेज का है कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब आप जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं फिर से दोहराकर बताना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह चंदेल, जो है सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर WHO, और डॉक्टर साहब बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं जब से ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है। समय समय पर आप हमारी भी बहुत मदद करते हैं डॉक्टर साहब, हमें भी बहुत अच्छी गाइडेंस देते ही रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन के ऊपर आपसे, और अगला सवाल डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे मिथ्स हैं जैसा कि मैंने कहा, तो क्या अगर हम वैक्सीनेशन जल्दी ले लेते हैं, नहीं लेते, या कुछ भी हमारे से गलती हो जाती है, तो क्या इन वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट, जिन्हें दुष्प्रभाव कहा जाता है, वो भी हैं? ये काफी सही सवाल है। एक्चुअली होता क्या है, पब्लिक शुरू में क्या हो रहा था कि लोग आ नहीं देते, सबसे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं यार इतनी जल्दी वैक्सीन बनती नहीं है, बना कैसे दी। तो ये कॉमन चीज थी। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आज से 50 साल पहले हम कहाँ थे, आज कहाँ है हम। टेक्नोलॉजी देखो ना, आप सारी चीज में एक्सपेक्टेशन करोगे 20 साल लगे, तो फिर 20 साल लगे तो 20 साल के हिसाब से अभी आज की तारीख में कोई भी आदमी 20 साल नहीं ला सकता। तो ये तो टेक्नोलॉजीज हैं। फिर देखो लोगों का नी रिप्लेस कर देते हैं, हिप रिप्लेस करते हैं, हार्ट चेंज कर देते हैं, तो आप बोलोगे नहीं 20 साल में करो, तो ऐसा कैसे हो, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के से ये पॉसिबल है और वैक्सीन बनाई गई। इसमें अगर आप देखें तो जो साइड इफेक्ट है लोगों के दिमाग में, सबसे बड़ी चीज है तो इससे मतलब हर चीज को, जो भी ड्राइव चलता है या कोई अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही, इस टाइम में सबका सपोर्ट चाहिए होता है। अगर एक आदमी ने बोल दिया साहब इससे तो हवाई खुजली हो जाती है या इससे तो बच्चे नहीं होते, ये कई लोगों ने बोला। पोलियो में भी यही था, पोलियो को भी लोगों ने इसी से लिंक कर दिया कि साहब बच्चे नहीं होंगे। तो कई लोग तो ऐसे ही, जिनको नहीं समझ में आया उन्होंने बोला ये तो गड़बड़ होगी, हम तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे फलाना। लेकिन उनको समझाते आज तक कितने साल, 95 से पोलियो शुरू हुआ था, आज 95 है डॉक्टर साहब। बच्चों को वहाँ पे पोलियो पिलाया गया था, उनके भी आज बच्चे खेल रहे हैं। तो हम बोलते थे हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग भी जाते थे फील्ड में, और कई डॉक्टर्स पोलियो की वायल खोल के खुद पी लेते थे कि साहब देखो हम पी रहे हैं, लोगों को दिखाया गया। लेकिन जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन है, जो भी है, इसमें जो साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट ज्यादा, इसमें फीवर आता है। अब आप कोई भी, आप छोटे बच्चों को आप इंजेक्शन लगवा के लाते हो ना, उसको भी तो बुखार आता है। वो प्रोटीन डॉक्टर देते हैं साहब वो पेनलेस लगवा लो, जो ज्यादा पैसे वाले पेनलेस लगवा लो, उसमें बुखार आता है। बुखार आता है, बुखार इसलिए आता है कि बॉडी रिएक्ट करती है। अगर आप कोई भी चीज अंदर जाती है तो हर चीज के लिए बॉडी रिएक्ट करती है, तो वो रिएक्शन जो बॉडी में होता है उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एक सबसे कॉमन जो चीज आई है वो ये आई है कि लोगों को या फिर जहाँ पे इंजेक्शन लगा उसको थोड़ा सा हैवीनेस लगता है। जैसे कोवैक्सीन में कई बार थोड़ा सा दर्द होता है, हल्का सा, एक दो दिन रहता है, वो ठीक हो जाता है। फीवर तो आता ही आता है, किसी को नहीं भी आता है, ऐसा भी है। मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस देखा जाए तो मुझे 3 दिन बुखार आया और मैंने दवाई की, लेकिन मेरी वाइफ को मैंने दोनों डोज कोवैक्सीन के, अभी 2 सेकंड डोज लगा उसको, तो उसको कुछ नहीं हुआ, उसको सिर्फ हल्का सा पेन हुआ और उनको कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार उनको थोड़ा सा बुखार आया था, हल्का सा। तो ये कॉमन से सिम्टम है। स्ट्रेस में शुरू में लोग जो गिर पड़ रहे थे, साहब हमें ये हो गया, वो स्ट्रेस था, जो उनको लग रहा था पता नहीं क्या लगा दिया इन्होंने, तो वो स्ट्रेस में आके लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अभी पिछले 8 महीने से देखा जाए तो किसी का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई।
और एक भी AFI बोलते हैं उसको, एक भी रिपोर्ट नहीं हुआ। कोविड वैक्सीनेशन में पिछले 6 महीने से एक भी व्यक्ति की ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि साहब हमें ये दिक्कत हो गई। इवन फीवर की भी दिक्कत किसी ने नहीं बताई। तो इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए लोग, इतने सारे लोग आप देख रहे हो ना भीड़, अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही होती तो इतनी भीड़ आपको सेंटर में नजर नहीं आती। अब आप मारामारी लगी साहब हमें टीका लगा दो, मतलब वहाँ पे एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, जबकि कोविड में हमें दूर दूर रहना है, नॉर्मल रहना है। सिंपल सी बात है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप फीवर आया तो क्रोसिन खा लीजिए। इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है हमारे यहाँ पे। क्लॉटिंग वगैरह का आया था कई, वो लाखों दसियों लाख में एक आध लोगों को होता है, तो उसके लिए AFI किट अवेलेबल रहती है स्टेशन साइट पे, और वहाँ मेडिकल ऑफिसर हम लोग भी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारी बिना मॉनिटरिंग के फीडबैक के मतलब हम लोग बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। लोकल साइड पे पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, बाकी रहता है तो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन तो आप पैरासिटामोल भी अगर खाते हो, जिसने कभी नहीं खाई हो और एक बार खा लिया और मालूम पड़ा कई बार से किसी को एलर्जी रहती है, तो वो हर एक व्यक्ति को थोड़ी होती है। तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट मेजर रिपोर्टेड नहीं है जी। और अगर बुखार होगा तो हल्का फुल्का बुखार होगा 1 से 3 दिन तक, या फिर आपकी मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर किसी को थोड़े से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो, दुष्प्रभाव हो, तो ऐसे में उन्हें क्या करना है? वेरी राइट। अगर आपको लग रहा है कि साहब हमें घबराहट हो रही है, तो कई लोगों का कंप्लेन होता है कि साहब मुझे एंजाइटी हो रही है, या मुझे पूरे शरीर में रैशेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे इंजेक्शन लगने के बाद आधा घंटा बैठना होता है, बट अगर कोई लोग नहीं बैठते या घर चले गए और घर पे जाके पूरी शरीर मतलब ऐसा सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है कभी कभी। अगर कोई एलर्जी हो जाती है तो आपको तुरंत जो भी कार्ड आपको दिया गया है, आपके हाथ में कार्ड होगा, उसमें नंबर लिखा होता है, उस नंबर पे आपको कॉल करना है। वो कार्ड में लिखा होता है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि साहब कोई नहीं फोन उठा रहा, कुछ नहीं उठा रहा, तो आपने जहाँ वैक्सीन लगाई थी उस मेडिकल ऑफिसर का जो भी जा रहा है, वहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, वहाँ से आप वो नंबर ले सकते हो, आप उनको तुरंत बता सकते हो। इवन आप CMO ऑफिस का नंबर सबके पास होता है, तो उनपे कॉल करके तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं कि साहब मुझे ये दिक्कत हो रही है। खासकर हेल्पलाइन नंबर एक है, उस पर आप तुरंत कॉल करें। आपको, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए मेडिकल कॉलेज में भी जगह रिजर्व है, अभी तक कोई भर्ती नहीं हुआ, लकीली अच्छी बात है। हर हॉस्पिटल में 2-3 बेड लगा रखे कि साहब नहीं, हमारे यहाँ पे हर CSC PSC की व्यवस्था है। सारी किट्स की जो लिस्ट होती है हम लोग खुद देखते हैं कि भाई क्या क्या दवाइयाँ होनी चाहिए, क्या क्या इसमें है, सारी व्यवस्था है। तो अगर किसी को एलर्जी होती है तो तुरंत उससे, या कोई दिक्कत होती है कि साहब बुखार नहीं उतर रहा हमारा, अगर 3 दिन से ज्यादा बुखार आ रहा है तो भी आपको उसी नंबर पे कॉल करके बताना है साहब मुझे बुखार आ रहा है, मेरा बुखार नहीं जा रहा जी। और हेल्पलाइन नंबर की श्रोताओं अगर हम बात करें तो जो आपको कार्ड दिया गया है वैक्सीन लगाने के बाद, पंजीकरण कार्ड, उस पर हेल्पलाइन नंबर भी लिखा होता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब आपने शुरुआती दौर में बात करी थी, गर्भवती महिलाओं को भी अब वैक्सीनेशन लगाने का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जो कि बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके लिए बकायदा स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। डॉक्टर साहब हम ये भी जानना चाहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं, क्या वो भी वैक्सीन ले सकती हैं? राइट। देखो, ये कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। अब तो काफी ज्यादा हद तक क्लियर हो गया है। पहले प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर लेते थे, तो प्रेग्नेंट वुमेन में ये था कि पहले कोई ऐसा स्टडी नहीं थी, जैसे अभी बच्चों में अलाउड नहीं है। कई कंट्रीज में लोगों ने स्टडी करके लगना शुरू किया, लेकिन हमारे अभी कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि हम नहीं थी पहले कि प्रेग्नेंट वुमेन में लगाएं या ना लगाएं। WHO की गाइडलाइन ये थी कि अगर हाई रिस्क है, मतलब कोई अगर लेडी डॉक्टर है और वो प्रेग्नेंट है और वो काम करना पड़ रहा है वार्ड में या ऐसा, अगर हाई रिस्क है, रिस्क असेसमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, जैसा कि हमने पिछली बार भी बात किया था कि अगर उसकी रिस्क बहुत ज्यादा है तो वैक्सीनेशन लगवाने में भलाई है। तब तक कोई स्टडी नहीं थी, लेकिन अब इसका जो एक ट्रायल होने के बाद ये निकल के आया है कि प्रेग्नेंट वुमेन में वैक्सीनेशन किया जा सकता है। तो उससे सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूपी स्टेट ने भी जारी किया है, और उसकी इस वीक में ट्रेनिंग चल रही है। जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है, अभी हम तो इस वीक और नेक्स्ट वीक मिला के उनकी सबकी ओरिएंटेशन हमें प्लान करना है कि भाई कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होगा। उसमें कोई टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं है, लगाना उतने 0.5 डोज वही लगना, इंटरवल भी वही रहना, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा कि आप लगा सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही बच्चे को कोई दुष्प्रभाव पड़ता है, ना ही माँ पे कोई अंतर पड़ता है, बल्कि दोनों के लिए सेफ ही है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेम है, अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन को लगा रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को तो लगा ही सकते हैं। तो इसमें मतलब अब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनके पास जो रिसर्च बेस्ड जो डाटा था उसके बेसिस में उन्होंने बताया कि आप प्रेग्नेंट वुमेन को आप लगा सकते हैं। डोज और शेड्यूल वही रहेगा जो बाकी लोगों के लिए है, वैक्सीन भी वही है, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी लगाए। उससे फायदा ये कि बच्चे को इनडायरेक्ट में एंटीबॉडीज आराम से मिल जाएंगे। तो जो न्यूबॉर्न होगा, नया बच्चा होगा, उसमें कोविड का इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि इनडायरेक्ट एंटीबॉडी उसके अंदर जा ही नहीं होगी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप इतनी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं हमारे साथ में। अगला और आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि यंग वॉरियर कैंपेन में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब,
तो हमारे एक एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, आज के युवा की क्या जिम्मेदारी है कि इस महामारी के समय पर हमें किस तरह से कोविड-19 का मुकाबला करना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स हैं अपनी लाइफ में जो हमें फॉलो करके अपने साथ साथ औरों की भी सुरक्षा करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपने पूछा है। ये बेसिकली यही हम करना ही है। वैक्सीन एक पार्ट है। जैसे मैंने शुरू में पहले बोला था कि जब पहला आपका एपिसोड था एक बार में आया था, लॉकडाउन पे बात कर रहे थे। लॉकडाउन एक का हल नहीं है, सिंपल सी बात है, एक पार्ट है जिसमें आपको एक टाइम मिलता है कि हाँ यार लॉकडाउन कर दिया और हमें मिल गया कि भाई हम तैयारी कर लें। इसी तरीके से वैक्सीनेशन इज द सेकेंड प्लेटफॉर्म कि हम इससे काफी हद तक उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने पहले स्टेप मिस कर दी, जो आपने अभी सवाल पूछा है कि क्या हमें करना चाहिए, हमारा रोल क्या है एज ए कोविड यंग वॉरियर या एज ए सिटीजन मान लो, एज ए यूथ मान लो, एज ए कोई भी हो, छोटे बच्चे से लगा के और बड़े हमारे सिटीजन तक, सबकी जिम्मेदारी है कि अगर अभी हम 3 चीजें फॉलो करेंगे। मास्क लगाना है, अब सब लोग लगा रहे थे अप्रैल में, जो आपने देखा इंसिडेंट आपने सबने नोटिस किया होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी भाई, हम मास्क और सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग मेंटेन अगर नहीं करेंगे तो हम इससे कभी छुट्टी नहीं पा रहे। आप कितनी कोई चीज वैक्सीन लगा लो, आप अपने आप को बचा सकते हो ना। 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ, अभी 20% कर पाए बड़ी मुश्किल से। अभी हमारी 80% पॉपुलेशन एक्सपोज है जिसको नहीं मिला। बच्चे हमारे छोटे, लोग बोल रहे थे बच्चों में अभी कोविड फैलेगा। क्यों फैलेगा भाई? वायरस को खत्म करने का सीधा रास्ता है, उसको दूसरी जगह जाने मत दो, आपके शरीर में रहेगा ना। अगर एक बंदे में है तो एक ही में रहेगा, फिर दूसरे में नहीं जाएगा। वो कितने दिन रह सकता है? बॉडी में कोई भी वायरस 14 दिन से ज्यादा नहीं टिक ही नहीं सकता। उसके बाद आगे जाने सवाल ही नहीं उठता। अगर हम डिस्टेंसिंग रखेगी होगी, इसीलिए रखेगी ना कि हम डिस्टेंस बना के रखें, और जो चीज आप तक है आप दूसरे को मत दो, वो आपको ही खत्म हो जाएगी। तो जैसे आप में खत्म हो जाएगी तो हर जगह से खत्म हो जाएगी। इसका सबसे सटीक वैक्सीन से भी स्ट्रॉन्ग चीजें मैं बता रहा हूँ। वैक्सीनेशन तो एक अलग बात होगी, वैक्सीनेशन ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है आपको। वैक्सीनेशन से आप ये नहीं कर सकते कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा लेकिन आपको सीवियरिटी नहीं होगी। आप दूसरे को फैला सकते हो लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप दूसरों को फैलाओ, मालूम पड़ा सामने वाला अगर वैक्सीनेट नहीं है तो डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और सैनिटाइजेशन, हाथ धोना पानी से, साबुन से या सैनिटाइजर से। आप ये प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे, ये सबसे चीज अच्छी। अगर आपने अपने आप को ही चेंज कर लिया तो भी आप देश के लिए या समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा सबसे, जो लोग कहें कि मास्क, डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन अगर हर आदमी चेंज कर लेना तो ये वायरस 14 दिन के बाद नहीं नजर आएगा। तो वैक्सीनेशन तो मस्त है ही सही, वैक्सीनेशन से आप इसको रोक पाओगे ना, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेट हो गए बाकी लोग नहीं हुए तो फिर वो सीवियरिटी बढ़ जाती ना। और जब हम बात कर रहे हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की डॉक्टर साहब, तो देखा जाए तो छोटे बच्चों ने इसको बहुत प्रॉपर्ली फॉलो किया है। तो बस एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है डॉक्टर साहब, बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है? जैसे अभी गर्भवती महिलाओं का हुआ है, इसमें भी एक स्टडी हुआ है, पूरा सैंपलिंग या ट्रायल के बाद भी कोई भी ड्रग है, अगर इवन सिंपल से सिंपल ड्रग भी आती है ना, तो उससे भी हर जगह पे जब बिना ट्रायल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको रिकमेंड नहीं कर सकता। तो अभी बच्चों पे जो ट्रायल है वो अभी चल रहा है, और जैसे ही उसकी हरी झंडी मिल जानी है तो उसके बाद बच्चों पे भी होना तो है ही है, क्योंकि जब तक वायरस कम्युनिटी में रहेगा आप अपने बच्चों को ऐसा एक्सपोज नहीं छोड़ सकते। आपने वैक्सीन लगवा दी, कहीं ना कहीं तो वायरस बना रहता है। वायरस जब तक उसको बिल्कुल इराडिकेशन, जैसे पोलियो में इराडिकेट हो गया कि आज की तारीख में आप एक जगह बता दो कहीं पे पोलियो का वायरस किसी को मिला हो, पिछले 2014 के बाद नहीं मिला, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हर एक कोना छानना पड़ेगा कि कहीं वायरस तो नहीं। हमने पोलियो इराडिकेशन सर्टिफिकेशन से पहले हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने आगरा में 10 साल हो गए, हर जहाँ भी वैक्सीनेशन जो भी व्यक्ति रखता था, जिसका भी डिस्ट्रीब्यूटर था या जिसका भी कोल्ड चेन था, उसको हमने एक्सप्लोर किया, उसका सैंपल लिया गया। आज भी हम आगरा में सैंपलिंग कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल सैंपलिंग। तो सीवेज जाता ना, उसका पानी हम हर महीने में 2 बार लेके दिल्ली भेजते हैं। यहाँ से कहीं भी होगा तो उस पानी में तो पकड़ में आ जाएगा। इसी तरीके से कोविड में बच्चों का वैक्सीनेशन होना ही होना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी रिसर्च बेस्ड डाटा नहीं है कुछ चीज में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है बच्चों की, इसलिए बच्चों का थोड़ा सा अभी डिले चल रहा है। ये भी आने वाले टाइम में जरूर होगा, बिकॉज स्कूल भी खुल रहे हैं और सारी चीजें होनी है। तो जल्दी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के हमारे इस रेडियो के सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सब लोग, जितने भी लोग हैं, अगर किसी का भी वैक्सीनेशन ड्यू है तो उसको ड्यू डेट पे जरूर लगाएं। उसको 2 महीने या 3 महीने पे ना डालें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फर्स्ट डोज हमने लगवा ली, सेकंड डोज का भी टाइम नहीं मिला, तो वो ना करें। और 2 डोज जरूर लगवाएं। जब तक हम वैक्सीनेशन पूरा नहीं करेंगे ना, तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। इसमें सबको मोटिवेट करें। अगर आपने लगवा ली है तो आप उसको दूसरे जो लोग आपके लोग उनको बताएं। और हाँ, मैं एक चीज और बता देता हूँ
कि अभी जो आगरा का स्टेटस था, मैंने उसमें 3000 लोगों का डाटा जो अप्रैल मई का मैंने इकट्ठा किया था, उसमें तो जो देखा गया था कि जिनको वैक्सीन लग गई दोनों डोज, उनमें से सिर्फ 1% लोग हॉस्पिटल भर्ती हुए। जिनको वैक्सीन लग गई थी उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ भी, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% या 2% लोग भर्ती हुए। बाकी जिनको नहीं लगी थी उनमें 27% लोगों को भर्ती होना पड़ा। तो ये इतना अंतर पड़ता है, मैं सही बता रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट आता है। तो लोगों को मोटिवेट करें कि वो वैक्सीन लगाएं, और जल्दी से जल्दी अगर सबको वैक्सीन लग जाती है तो अवेलेबिलिटी का भी कंसर्न रहता है, लेकिन जैसे ही आपका नंबर आता है आप जाके उस जगह पे वैक्सीन जरूर लें। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह चंदेल जी, आप हमारे साथ हैं। आप हैं सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर WHO। सर, आज आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, इतनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपने जो कि बहुत ही जरूरी थी वैक्सीनेशन के ऊपर, वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो अभी आपने सुना श्रोताओं डॉक्टर BS चंदेल जी को, जो है सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर WHO, जिन्होंने हमें बहुत ही सटीक और सही जानकारियां दी हैं कोविड टीकाकरण से जुड़ी हुई, यानी वैक्सीनेशन और उसकी क्या क्या खास बातें हैं, क्या जानकारियां हमारे पास सही और सटीक होनी चाहिए, वो सभी हमें बताई डॉक्टर BS चंदेल जी ने, जिनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं आपको दोहराकर बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही खास कैंपेन, एक बहुत ही खास मुहिम यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन चला रहा है, जिसके साथ हम यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी जुड़ चुका है और आपके लिए लेकर आ रहा है कई सीरीज में कोविड-19 से जुड़ी जानकारियों पर ये स्पेशल प्रोग्राम, जिसे आप सुनते हैं हर वेडनेसडे दोपहर 3 बजे, और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट यानी दोबारा पुनः प्रसारण आप सुनते हैं अगले दिन बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। क्या है टीकाकरण और कैसे होना चाहिए, और क्या क्या खास जानकारियां हैं इस टीकाकरण से जुड़ी हुई। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ पहले ही शेयर हो चुकी हैं, होपफुली वो आप सभी के बहुत काम आएंगी। लेकिन अब आइए हम बात करते हैं हमारे ही यूनिवर्सिटी के JP ऑडिटोरियम में जो वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है काफी लंबी समय से। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत अच्छी तरह से आराम से अपना टीकाकरण कराते हैं, बहुत संतुष्ट हैं। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो उसे वो प्लान करते हैं, इतनी मेहनत इतनी डेडिकेशन के साथ कई महीनों से वो लगातार काम कर रहे हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं। कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर जितेंद्र भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम JP ऑडिटोरियम, जो विश्वविद्यालय का ही ऑडिटोरियम है, यहाँ पर हम हैं, और ये काफी लंबे समय से एक वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है और जिसकी देखरेख आप करते हैं। तो कुछ इस वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में हमें बताइए पहले। मैडम, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं, और हमारे यहाँ जितने भी आते हैं सबके लगती है वैक्सीन। रात के 8 बजे तक लगती है, और 2 शिफ्ट में कार्यक्रम चलता है। यहाँ पे सुबह चलता है 8 बजे से 2 बजे तक, और 2 बजे बाद चलता है रात के 8 बजे तक, जब तक पब्लिक रहती है, जब तक लगा के जाते हैं पूरा। इसमें हमारा सहयोग हमारे कर्मचारी करते हैं, यहाँ के युवा जो हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे संग लगे रहते हैं, और पूरी पब्लिक को सहयोग करते हैं उसका पूरा वैक्सीनेशन। हमारे यहाँ सारी सुविधा, बैठने की व्यवस्था है, पानी की सारी व्यवस्था हमारे यहाँ पूरी अवेलेबल रहती है। जी, ये ऑडिटोरियम, इसकी लगभग 350 की सिटिंग कैपेसिटी, 350 कैपेसिटी है, बहुत एरी है, खुला हुआ है। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छा वैक्सीनेशन सेंटर है। लोग आके यहाँ बहुत आराम, बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आके और लगवाते हैं, और आराम से बैठ के भी जाते हैं। आराम से सबका नंबर आता है, और हम बूढ़े बड़ों को ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं कि जल्दी उनका काम हो, लेकिन फिर भी कभी कभी पब्लिक परेशान भी करती है, लेकिन हम उनको लाइन लगा के किसी भी तरीके से पूरा उनका सहयोग करते हैं कि इनका काम होके जाए। तो ये युवा वॉलंटियर्स की आपने बात करी, तो ये युवा वॉलंटियर्स कौन हैं, किस तरह से लोगों को वैक्सीनेशन में हेल्प करते हैं? हमारे युवा वॉलंटियर जो हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। वो यहाँ पे आके जो नहीं भी आ पाता है उसको लेके भी आते हैं, उनको कोई बूढ़े बड़े हैं उनको स्टेज तक ले जाते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है, उनकी लाइन भी लगवाते हैं, सारा काम वो देखते हैं, बच्चे बाहर तक देखते हैं, कुछ कार्यक्रम भी करते हैं वो उनके लिए, उनका वो भी सब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब वही करते हैं। और जितनी हेल्प होती है, हम लोग कंप्यूटर 2 लगे हैं, लेकिन कुछ मोबाइल से भी करते हैं, जल्दी हो जाए जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। जी। तो जितेंद्र भारद्वाज जी, इस बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो ये थे अभी हमारे साथ श्री जितेंद्र भारद्वाज जी, जो हमारी यूनिवर्सिटी के JP ऑडिटोरियम में जो वैक्सीनेशन कैंप बना हुआ है, टीकाकरण केंद्र बना हुआ है, उसकी देखरेख करते हैं, लोगों को टीकाकरण में मदद करते हैं, जिनको हम तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। और जितेंद्र भारद्वाज जी हैं आज के हमारे यंग वॉरियर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भारद्वाज जी। और अब मैं आपको इस कैंप में मिले मुझे कुछ यंग वॉलंटियर्स में से एक बहुत ही बेहतरीन लड़की से बात करवाती हूँ। वो हमारे इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी हैं, और वो हैं आज की हमारी दूसरी यंग वॉरियर। तहे दिल से उन्हें हम सलाम करते हैं और जानते हैं कि क्या हमारी बातचीत हुई उस यंग वॉरियर से। 90.4 आगरा की आवाज पर हमारे साथ हैं एक यंग वॉरियर। हम आपको सैल्यूट करते हैं, और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ हमारे सभी रेडियो के जो लिसनर्स हैं, आप उनको सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है अनु शर्मा। अनु, आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं? यस।
जी, क्या कर रही हैं आप? मैं MSc फाइनल ईयर में हूँ और लास्ट ईयर है मेरा। बहुत अच्छा अनु, मैंने यहाँ आकर कैंप में देखा कि आप लोगों की बहुत मदद कर रही हैं। तो आप हमारी यंग वॉरियर हैं आज की, जो कि वैक्सीनेशन कैंप में लोगों की बहुत मदद कर रही हैं। तो ये बताइए अनु, आप यहाँ पर क्या करती हैं, किस तरह से लोगों की मदद करती हैं? यहाँ पर हम लोग जब अपनी क्लास से फ्री होते हैं, जब हम सब अपने कामों से फ्री हो जाते हैं, तो यहाँ आकर हम लोग थोड़ी हेल्प करा देते हैं। जैसे कि कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और कोई भी ओल्ड मैन है जो भी है उनको आने में हेल्प करते हैं और लाइन लगवाने में हेल्प करते हैं, और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग में हेल्प करते हैं। और उनको बोलते हैं कि जैसे कोई मास्क हटा लेता है तो उसको बोलते हैं कि आप मास्क लगा के रहिए, मास्क बिना आप अलाउ नहीं हो अंदर, तो उनको बार बार मास्क लगाने के लिए बोलते हैं। आपने वैक्सीनेशन करा लिया? जी, मैंने वैक्सीनेशन करा लिया, और मैंने अपने हमारे जो अगल बगल में जो पड़ोसी वगैरह हैं उनको भी लाकर मैंने वो बोला है कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए, और उनको भी वैक्सीन लगवाइए। तो ऐसे आपका पूरा एक ग्रुप होगा जो यहाँ पर वैक्सीनेशन? जी, हमारा पूरा ग्रुप है। हमारी क्लासेस के सभी बच्चे हैं, वो सब इन्वॉल्व रहते हैं इस कामों में, तो हम सब लोग फ्री होकर के ये करते हैं। तो कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा के आवाज आपको सैल्यूट करता है। आप हैं हमारी आज की यंग वॉरियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो श्रोताओं, आज की कार्यक्रम में हमने वैक्सीनेशन से जुड़ी बहुत अच्छी बातें करी। 2 यंग वॉरियर्स हमारे साथ जुड़े और हमने ये जान ही लिया कि कैसे अगर एक युवा भी आगे बढ़कर कोशिश करेगा कि हम आगे 5 लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें कोविड-19 से जुड़े हुए सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की सही जानकारी दें, समाज को सही दिशा पे ले जाने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई होकर आगे बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। और युवा, जो कि एक सशक्त माध्यम है, इस मुहिम को आगे चलाने में, आगे बढ़ाने में, पूरा कंप्लीट करने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। तो आज के इन यंग वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह चंदेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, अब मैं इस कार्यक्रम के साथ आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। लेकिन ये जरूर आपको बताना चाहती हूँ कि अगले एपिसोड में हम क्या बात करेंगे, किस टॉपिक पर बात करेंगे। माय डियर लिसनर्स, इस मुहिम के, इस कैंपेन के जो है यंग वॉरियर लेकर आया है यूनिसेफ, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज। इसके 3rd एपिसोड में, 3rd सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन एक्सपर्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यानी कि ये जो कोविड-19 सिचुएशन आई है, ये जो महामारी हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में आई है, इसके चलते जहां हम लोग शारीरिक रूप से टूट जाते हैं, वहीं कई लोग मानसिक रूप से भी टूट चुके हैं, जिनको उबार कर हमें लेकर आना है। तो आइए बन जाइए हमारे साथ यंग वॉरियर। करना आपको कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको ये करना है कि आप यानी कि 10 से 30 साल तक के जितने भी युवा हैं, आप जो भी लोगों को प्रमोट करते हैं वैक्सीनेशन के लिए या मदद करते हैं कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने, उन्हें समझाते हैं, उस काम को करते हुए जो भी आपने किया है वो आप एक संदेश के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से हमारे फेसबुक पेज तक पहुंचा दीजिए। हमारा फेसबुक पेज है 90.4 आगरा की आवाज। इट्स 90.4 आगरा की आवाज। वहाँ पर आपको पूजा मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी वो बात लिखनी है, अपनी फोटो भेजनी है और नीचे लिखना है मैं हूँ #YoungWarrior। हम आपसे जुड़ जाएंगे, हम आप तक पहुँच जाएंगे, आपको धन्यवाद करेंगे और साथ ही साथ धन्यवाद करेगा आपको पूरा देश, पूरा समाज। और अभी के लिए, जैसे कि आज हमने बात करी अपने इस खास कार्यक्रम में टीकाकरण से जुड़ी हुई, तो मैं आपको ये बस रिक्वेस्ट करके कहना चाहती हूँ कि बहुत से सोशल मीडिया साइट्स हैं दोस्तों, जिस पर बहुत सारी फेक न्यूज है, बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं टीकाकरण से जुड़ी हुई, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस और अन्य सोशल मीडिया के थ्रू भी। तो आप इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। विश्वसनीय जानकारी के लिए आप सिर्फ MOHFW यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर WHO जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर ही विश्वास करें, भरोसा करें और उनकी ही जानकारी को सही सटीक माने, क्योंकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और सरकार इसकी सुरक्षा पर लगातार नजर रखे हुए है और सही सटीक जानकारी आपके पास इन्हीं के द्वारा पहुंचती है। तो फिलहाल पूजा का आपसे विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। होगी आपसे फिर से मुलाकात और अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस एंड एंजाइटी के बारे में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स।